अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को जो हमें देख रहे हैं, मेरा नाम है हमाद अली। और मेरा नाम है हमजा अली। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पांचवा T20 था और फाइनली आज पाकिस्तान जीत ही गया। हम सबको, आपको, हमें और पूरे पाकिस्तान को इस लम्हे का इंतज़ार था कि कब पाकिस्तान जीतेगा। आज फाइनली उन्होंने कर दिखाया। और बहुत अच्छा खेले पाकिस्तान ओवरऑल मैच में। बहुत अच्छी बॉलिंग रही। बैटिंग उस तरह की नहीं रही जिस तरह हमने सोचा था, लेकिन उन्होंने बॉलिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की और न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट किया 134 का टारगेट पे, और 92 पे टीम आउट की उनकी। और यूँ काफ़ी सीरीज़ 4-1 से ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान एक जीता है मैच और न्यूजीलैंड 4 मैच जीत गया। काफ़ी टफ पिच भी थी। आज नज़र आ रहा था कि इतना हाई स्कोर वाली पिच नहीं थी ये। जिस तरह बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था बॉलरों का, स्पिनर टफ कंडीशंस में बॉलिंग कर रहे थे, तो नज़र आ रहा था आज 200 वाली पिच तो थी नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो फ़खर जमान ने एक अच्छी इनिंग खेली है। 16 गेंदों पे 33 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और एक चौके थे, जबकि उनका साथ दिया मोहम्मद रिजवान ने। 38 गेंदों पे 38 रन बनाए ज़रूर हैं उन्होंने, लेकिन ये एक अच्छी सपोर्टिव इनिंग थी जिसकी मदद से पाकिस्तान ने 130 134 किया। और जवाब में बहुत अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान की, जिन्होंने न्यूजीलैंड को 92 रन्स पे रोक दिया। और स्टार प्लेयर न्यूजीलैंड के फिन एलन 19 गेंदों पे 22 बनाकर आउट हो गए, पवेलियन लौट गए। जमान खान ने उनकी विकेट हासिल की और उसके बाद न्यूजीलैंड बिल्कुल बुरी तरह एक्सपोज हो गई और कोई प्लेयर उनका उस तरह नहीं खेल पाया जिस तरह एक्सपेक्ट किया था न्यूजीलैंड वालों ने उनसे। ग्लैन फिलिप्स 22 गेंदों पे आल्दो 26 की है, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाए वो। अब बॉलिंग में हम देखें तो शहीन अफरीदी ने 2 विकेटें ली एंड पे आके। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ ने 4 ओवर में 18 रन दिए और 2 विकेटें ली हैं उन्होंने भी। इफ्तिखार अहमद, आज उन्होंने बॉलिंग की, 4 ओवर में 24 रन दिए और 3 विकेटें। बहुत अच्छी खुशी हुई आज उन्हें बॉलिंग करते देखते हमें भी। और अब्बास अफरीदी ने आज एक ही ओवर किया जिसमें 4 रन दिए थे उन्होंने। तो बाकी सारी परफॉर्मेंस तो ठीक थी, लेकिन आज जो नई चीज़ थी देखने को मिली वो थी इफ्तिखार अहमद की बॉलिंग। शहनशाह अफरीदी ने उन पर भरोसा किया और उन्हें बॉलिंग दी। हालांकि हम बॉलिंग कार्ड पे देखें, ज़मान खान ने भी एक ही ओवर किया और अब्बास अफरीदी ने भी एक ही ओवर किया और उन्होंने इफ्तिखार अहमद को 4 ओवर दिए। और आज पूरी पाकिस्तान अवाम को सरप्राइज़ कर दिया शाहीन ने, क्योंकि आज हारिस तो रेस्ट पे थे और उनकी जगह अब्बास अफरीदी खेल रहे थे। लेकिन आज जिस तरह पिच बिहेव कर रही थी, बॉलर की बजाय ज़्यादा स्पिनर को पिच सूट कर रही थी, और पाकिस्तान ने वही किया। तीनों बॉलर स्पिनर से 4-4 ओवर किए और उन्होंने पूरा उन्हें यूटिलाइज़ किया और विकेटें लेकर दी पाकिस्तान टीम को। टोटल अगर 3 स्पिनरों की विकेट कलेक्ट की जाए तो 6 विकेटें स्पिनर खाली लेके गए हैं पाकिस्तान के। 2 विकेटें नवाज़, 1 विकेट उसामा मीर और 3 विकेट इफ्तिखार अहमद। अब बैटिंग पे जाए, आज साइम अयूब तो नहीं खेल रहे थे, लेकिन उनकी जगह हसीबुल्लाह को खिलाया गया और ओपनिंग पे लाया गया। जबकि अगर हम इसी स्कोर कार्ड में देखें तो साहिबजादा फरहान, जिन्हें 7वें नंबर पे आज भेजा गया, लेकिन साहिबजादा फरहान ने तब भी 14 गेंदों पे 19 रन बनाए और हसीबुल्लाह जो कि 3 गेंदों पे कोई रन ना बना पाए और वापस आ चुके थे। तो क्या आप भी बताएं और मैं अपने साथ हमाद से पूछूंगा कि क्या लगता है आपको, ये सही इनका डिसीजन था? मेरे ख्याल से इन्हें हसीबुल्लाह को साहिबजादा फरहान की जगह बैट कराना चाहिए था, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा शाहीन लैग कर गए अपनी कैप्टनसी में, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा खमियाजा भुगतना पड़ा है। हसीबुल्लाह एज 5 और 6 नंबर पे खेले में पेशावर जलमे की तरफ से और बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन आपने साहिबजादा फरहान को कभी 5वें 6ठे नंबर पे खेलते नहीं देखा होगा। और नज़र आ रहा होता है, आप एक प्लेयर होता है पावर प्ले का जो कि प्योर क्लास के साथ खेलता है। साहिबजादा फरहान बिल्कुल उनमें से है, बिल्कुल प्योर हिटर नहीं है। लेकिन हसीबुल्ला आपने देखा जिस तरह वो ओपनिंग पे आए, आते साथ ही चार्ज किया, लेकिन उस तरह नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है यूटिलाइजेशन सही करने के लिए उन्हें 5वें 6ठे नंबर पे खिला सकते थे और साहिबजादा फरहान को ओपनिंग पे ला सकते थे।
इसके अलावा बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी भी यही राय थी इस हवाले से, जो कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को जब चौथा T20 हुआ था, कि साहिबजादा फरहान को एज अ ओपनर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और हसीबुल्लाह जो हैं उन्हें नंबर 5 पे खिलाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो फ़खर जमान भी एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आपने ओपनिंग चेंज ही करनी है, बाबर आजम को नहीं लाना ओपनिंग पे, तो फ़खर जमान को भी मौका मिलना चाहिए। कि फ़खर जमान ने आज फिर साबित किया 16 गेंदों पे 33 रन बना के कि उनकी हार्ड हिटिंग जो है, जो स्टार्ट में हमें चाहिए होती है, एक अच्छा इंटेंट चाहिए होता है स्टार्ट में पावर प्ले में, वो फ़खर जमान हमें दे सकते हैं। और आज 4 छक्के फ़खर जमान ने मारे और एक चौका मारा। 16 गेंदों पे 33 स्कोर, 206 का स्ट्राइक रेट, बहुत ज़बरदस्त खेले। एक वक्त के लिए लग रहा था कि मैच एक साइड पे जा रहा है न्यूजीलैंड के हक में, लेकिन फ़खर जमान ने आके अपने धुआंधार बैटिंग दिखाई और इंटरटेन किया ना सिर्फ पाकिस्तानी फैंस को बल्कि न्यूजीलैंड की आवाम को भी इंटरटेन किया अपनी बैटिंग से, और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। आल दो थोड़े से बदकिस्मत रहे, टीम सऊदी की गेंद पे आउट हो गए, टॉप एज लगा और कैच पकड़ा लोकी फर्गूसन ने, लेकिन ओवरऑल उनकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त रही। एक और चीज़ जो देखने के काबिल है वो है अब्बास अफरीदी की इनिंग, जिन्होंने आते साथ ही एंड पे एक लास्ट में अच्छा इंटेंट शो किया, हार्ड हिटिंग की, 2 छक्के मारे, 6 गेंदों पे 14 रन, 233 का स्ट्राइक रेट। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान को नज़र में रखना चाहिए कि अब्बास अफरीदी भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि एंड पे आके 1 से 2 छक्के मार सकते हैं, उनमें ये एबिलिटी है। बहरहाल आज स्कोर कार्ड में दो बंदे मुझे जो थे इतने बेहतर नज़र नहीं आए। एक तो बाबर आजम थे, उनकी बैटिंग अच्छी थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा है कि वो 24 गेंदों पे 13 रन बना के गए हैं। आज उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी बॉल, कोशिश वो बथेरी कर रहे थे मारने की, लेकिन नतीजा उनके हक में नहीं था। और दूसरा इफ्तिखार अहमद, जो आज फिर एक्सपोज हो गए, जो नहीं खेल पाए। आज लगातार 5वां T20 है जिन्होंने स्कोर नहीं किया। मोहम्मद नवाज़ 3 मैचेस खेल के उनसे ऊपर निकल चुके हैं स्कोर में। तो आपकी क्या राय है इसमें, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम इफ्तिखार अहमद को, वही पुराने इफ्तिखार अहमद को मिस कर रहे हैं जो कि हमारी पावर हिटिंग, पाकिस्तान की टीम में एक पावर हिटिंग का रोल अदा कर रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सीरीज़ से इफ्तिखार अहमद उस इंटेंट से ना खेल पा रहे हैं और ना वो बैटिंग कर पा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि इन्हें प्रेशर किस चीज़ का है, ना कोई इनके इस तरह मुकाबले में है, जबकि बाकी ओपनर जिस तरह चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनकी जगह बिल्कुल कोई अ, जो एक्स्ट्रा प्लेयर है वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। कोई आइडिया नहीं कि ये क्यों इतना प्रेशर में खेल रहे हैं। अगर आज हम देखें कि इफ्तिखार अहमद की बॉलिंग को एक साइड पे कर दें, जो कि हमें नज़र आई है अचानक ही इफ्तिखार अहमद आए हैं, उन्होंने 3 विकेटें ली, नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अगर हम उनकी बॉलिंग को साइड पे रखें और देखें कि वो टीम में एज अ हार्ड हिटर खेल रहे हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि टीम में जगह बनती है इफ्तिखार अहमद की? नई टीम में जगह तो बनती है, लेकिन इन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 हमारे पास मेजर हार्ड हिटर जो कि इस रोल में सही तरह बैठ रहे, एक आसिफ अली, एक इफ्तिखार अहमद, एक खुशदिल शाह और एक आज़म खान, ये 4 प्लेयर हैं। इन 4 में मुकाबला है कि कौन इस जगह पे। अगर आप इस लिहाज से देखें तो इफ्तिखार अहमद के पास एक एडवांटेज भी है बॉलिंग का, तो इफ्तिखार अहमद मेरा ख्याल है इस जगह पे सूट करते हैं, लेकिन वो उस तरह उन्हें अपना इंटेंट दिखाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो मशहूर है। और वो ऐसा कर चुके हैं 2022 के वर्ल्ड कप में, और बहुत अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं इससे पहले भी, और लीग्स में भी खेलते रहे हैं, लेकिन जो लैक उनकी आ रही है उन्हें अपनी जगह प्रॉपर पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आसिफ अली जिस तरह बिग बैश में परफॉर्म कर रहे हैं वो भी मौका डिज़र्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आसिफ अली जो है वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं, बाहर लीग्स खेल रहे हैं और परफॉर्म थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो हमारे पास बैकअप थोड़ा बहुत मौजूद है पीछे। आसिफ अली की सूरत में अगर हम देखें तो वो भी हिटिंग कर लेते हैं, मगर इफ्तिखार अहमद को जहाँ एज मिलता है वो है बॉलिंग। वो बॉलिंग कर लेते हैं, और अगर इस किस्म की बॉलिंग करेंगे तो वो टीम से कभी नहीं निकलेंगे। और अगर अब हम बैटिंग से हट के बॉलिंग पे आते हैं तो पाकिस्तान का स्टार्ट थोड़ा वीक हुआ था, लेकिन जब फिन एलन आउट हुए उसके बाद पाकिस्तान ने ऐसा ग्रिप किया अपनी बॉलिंग को और न्यूजीलैंड की टीम को, उनकी बैटिंग को, कि उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाई न्यूजीलैंड।
92 पे उनकी आल टीम आउट हो चुकी है। मोहम्मद नवाज़ ने भी आज शानदार बॉलिंग की। शहनशाह ने आखिर में आगे 2 विकेटें ली हैं। उसके बाद जमान खान, क्या कहेंगे आप ये बॉलिंग के हवाले से? पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से ही बहुत मजबूत रही है और उनके पास ऐसे मैच विनर बॉलर है जो मैच जितवा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लैग करते हैं। लेकिन जब ये अपने ट्रैक पे आते हैं तो ये पाकिस्तान को जितवा के जाते हैं। और पाकिस्तान की कामयाबियों में एक बड़ा बड़ा रीज़न रहा है हमेशा से, वो पाकिस्तान की बॉलिंग रहा है। जैसे आप 2022 का वर्ल्ड कप देख ले, बॉलर ने हमेशा इन्हें एग्जीक्यूट करके दिया है। ऑल दो 2-3 सीरीज से लैग कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि कम्बिनेशन चेंज हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे कम्बिनेशन के लिए। लेकिन पाकिस्तान में के बॉलर्स में वो काबिलियत है कि वो पाकिस्तान को मैच को जितवा के दे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सीरीज़ तो ख़त्म हो गई। पाकिस्तान 4-1 का मुकाबला रहा। पाकिस्तान 1 जीता, न्यूजीलैंड 4। और इसके साथ आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करेंगे कि ज़क्का अशरफ जो चेयरमैन पीसीबी थे, वो भी अब अपने ओहदे से खारिज हो चुकी हैं। क्या राय है आपकी इस बारे में भी थोड़ा सा बयान करें प्लीज़? जी, ज़क्का अशरफ कल ही हाल ही में उन्हें चेयरमैन पीसीबी की ओहदे से हटाया गया है। तो अब बात यह है कि उन्होंने उनको जो 3 महीने का एक्सटेंड का टाइम जो मिला था, उसमें कुछ रूल्स वगैरह थे जिस पे इतनी फोकियत उन्होंने बिल्कुल नहीं दी। उसमें एक रूल्स था कि आप टीम्स के मैनेजमेंट की चेंजेस वगैरह, ज़्यादा बड़ी चेंजेस वगैरह आप नहीं कर सकते, जिसको उन्होंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। उन्होंने ना सिर्फ टीम की मैनेजमेंट को चेंज किया बल्कि कैप्टन्स को बिल्कुल स्विच किया। बाबर आजम जो कि उस वक्त कैप्टन थे, उन्हें उनकी तीनों फॉर्मेट से कैप्टनसी छीनी है। तो अब ये सवाल उठता है कि हम ये बात किससे करें कि इस रिज़ल्ट का ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि अगले 3 माह में वर्ल्ड कप आ रहा है और पाकिस्तान की तैयारी भी कोई बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही। ये जो हालात है, और हम इसका ज़िम्मेदार शहंशाह को भी नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ 3 महीने रह गए हैं वर्ल्ड कप आने में। तो आपने 3 महीने पहले एक कैप्टन चेंज किया है और वो कैप्टन जो 3 साल से कैप्टनसी कर रहा था उससे स्विच किया है। तो अब हम ये सवाल, इसका जवाब किससे मांगे? बात ये, कौन इसका जवाब देगा, कौन इसका ज़िम्मेदार है? बात ये है कि या तो अब टीम मैनेजमेंट से बात की जाए, या तो चेयरमैन पीसीबी से। ना टीम मैनेजमेंट वो रही, ना चेयरमैन पीसीबी वो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, वैलिड पॉइंट उठाया क्योंकि चेयरमैन तो चेंज हो चुकी है और जाहिर सी बात है जो मर्ज़ी नया चेयरमैन बने वो इल्ज़ाम तो पिछले चेयरमैन को ही देगा कि इसने चेंजेस किए हैं, मैं कुछ नहीं जानता, इसे नहीं करने चाहिए थे ये वगैरह वगैरह। तो ये बहुत एक अहम मुद्दा था जिस पे हमने थोड़ी सी बात की है, क्योंकि इससे काफ़ी रिज़ल्ट चेंज हो सकते हैं पाकिस्तान के। वो वर्ल्ड कप में जाएंगे, पता नहीं किस तरह परफॉर्म करेंगे। अच्छा करते तो वेल एंड गुड, लेकिन बुरा भी हो सकता है। और अगर बुरा होगा तो तमाम बड़े ओहदे जो हैं इस बात को कबूल करने से कासिर होंगे, मना करेंगे कि हमारी गलती नहीं है, इसे कबूल नहीं करेंगे, बल्कि पिछली मैनेजमेंट में पिछले चेयरमैन पीसीबी पे इल्ज़ाम डाल देंगे कि ये उन्होंने किया, ये सारी उन्हीं के काम थे, उन्होंने टीम बनाई है। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये वैलिड पॉइंट है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। 3 महीने रह गए हैं, पाकिस्तान की टीम इस सीरीज़ से आप हिसाब लगा लीजिए कि उनकी क्या तैयारी है। और मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा, जो इनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ गया था जिसमें हफीज़, उमर गुल, सईद अजमल, ये भी काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं पाकिस्तान की टीम को गाइड करने में। और जो इनकी मैनेजमेंट है, ये तो हमेशा से ही एक सवालिया निशान है कि क्या कर रही है इनकी मैनेजमेंट, किस तरह ये डील कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, किस तरह ये टीम को लेके चल रही है। तो ये तो हमेशा से ही सवाल रहा है। और कुछ बात करेंगे मोहम्मद हफीज़ की। उन्होंने भी हाल ही में अपने चीफ डायरेक्टर। डायरेक्टरी से इस्तीफ़ा दिया है। तो बात यह है कि एक सीरीज़ के लिए वो आए और एक सीरीज़ के लिए उन्होंने टीम के साथ वो सपोर्टिव स्टाफ में रहे, उसके साथ ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये बहुत सवालिया निशान पैदा हो रही है पाकिस्तान टीम के लिए।
और आवाम के लिए कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर बंदा आ रहा है नया, एक सीरीज़ के लिए आता है फिर चला जाता है, कोई परमानेंट नहीं बन पा रहा, टेम्परेरी हैं सारे। और पाकिस्तान के बंदे आते हैं फिर भी चेंजेस हो रहे हैं, बाहर के बंदे आते हैं वो तो वैसे ही उन पे गौर नहीं करते टीम पे। और थोड़ी सी डिस्कशन आप रिजवान के बारे में भी की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी, रिजवान ने चौथे मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि उनसे सवाल किया गया कि आप क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे एज ए ओपनर, और क्यों ओपनिंग पार्टनरशिप ज़्यादा बड़ी नहीं जा पा रही, ज़्यादा लंबी पार्टनरशिप क्यों नहीं लग पा रही। तो उसके जवाब के ताक़ुब में मोहम्मद रिजवान ने कहा कि अगर आप एज अ फ़ैन पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक सिंपल आंसर दूंगा कि बाबर आजम और जो मैं मेरी परफॉर्मेंस थी बहुत ज़बरदस्त थी और हमारी पार्टनरशिप भी लग रही थी, हम परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती इस ओपनिंग को तोड़ा गया और हम दोनों को सामने बिठा के बात की गई मोहम्मद हफीज़ की तरफ से। तो बाबर आजम ने बड़ा दिल करके खुद कहा कि मैं वन डाउन एज ए खेलूँगा, और हफीज़ ने ये भी इंश्योर कराया कि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप यानी कि ओपनिंग पेयर कम्बिनेशन मैच नहीं होता, यानी कि कोई बहुत अच्छा कम्बिनेशन नहीं मिलता, तो हम वापस उस पेयर को बाबर आजम और रिजवान के पेयर को ओपनिंग पे ले आएंगे। तो उन्होंने इस बात में ये कहा कि इन्हें ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, हमारा कम्बिनेशन बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन हमारा बना हुआ था और बिल्कुल एक दूसरे को समझ रहे थे हम। लेकिन ये टीम ने ख़ुद फ़ैसला किया, बायमी फ़ैसला किया ताकि कम्बिनेशन हमारा अच्छा बने, और उस अच्छे कम्बिनेशन के रिज़ल्ट में आप देख लें क्या हो रहा है टीम में। ये रिजवान के जवाब आते प्रेस देखिए कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस हर प्लेयर देता है, इस बात को असल में छेड़ने का मकसद ये था कि मोहम्मद हफीज़ ने खुद कहा था कि हम कुछ चेंजेस करते हैं, अगर कोई परफॉर्मेंस हमें ना दिख रही हुई तो हम वापस लेंगे आप दोनों को। लेकिन अब मोहम्मद हफीज़ उस ओहदे से खारिज हो चुके हैं, निकल चुकी है। अब ये सवालिया निशान बनता है कि कौन बाबर आजम को एज आ ओपनर देखेगा, क्योंकि वो ओपनिंग पे तो अच्छा खेल ही रहे थे, उनकी 3 सेंचुरियाँ उनके स्टैट्स बताते हैं इस बात पर। तो वन डाउन भी वो अच्छा खेल गए हैं, नो डाउट वो तो बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन हैं, उन्हें जिस नंबर पे खिलाया जाए वो अच्छा खेलेंगे। लेकिन हम अगर एज अ ओपनिंग देखें पेयर, तो पहले साइम अयूब आए थे, वो फ्लॉप हो गए, वो एक्सपोज हो गए। अब हसीबुल्ला खेले हैं इस ओपनिंग पे, तो हसीबुल्ला भी आज 0 पे आउट हो गए। हर मैच में ऐसा हो रहा है, दूसरे तीसरे ओवर में या पहले ओवर में एक विकेट गिर जाती है और बाबर आजम वन डाउन एज अ ओपनर आ जाते हैं दोबारा से। तो ये सवालिया निशान ज़रूर बनता है कि हम क्या करें, ये विकेट ज़ाया होती है, एक प्रेशर डलता है प्लेयर पे। ज़रूर वो ओपनिंग पे आता है लेकिन वो एज अ ओपनर नहीं आते। और मैं बात करूंगा कि अभी तक पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर है वो बिल्कुल डिसाइड नहीं हुआ, और एक पांचवी स्लॉट इफ्तिखार अहमद के बाद जो कि कभी नवाज़ फिल कर रहा है, कभी साहिबजादा फरहान फिल कर रहा है, तो वो भी एक सवालिया निशान है पाकिस्तान की टीम के लिए। दो जो सीट्स अवेलेबल है पाकिस्तान की टीम में, ये कौन फिल करेगा, ये किसके खाते में जाएंगी, ये बहुत एक बड़ा सवालिया निशान है। और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सिर्फ 3 महीने हमारे पास, और बहुत मेरा टेंस ख्याल माहौल हुआ है। है जी बिल्कुल टेंस माहौल हुआ, साथ बहुत तीन चेंजेस की ज़रूरत है। 3 महीने ज़रूर है, लेकिन इसमें अगर हम सीरीज़ देखें तो सिर्फ 1 से 2 सीरीज़ रह गई है, क्योंकि हाल ही में अब PSL आने वाला, आगे PSL पूरा महीना लेगा। इसमें हमें यंगस्टर तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जो है हम इन्हें स्टार्ट में एज आ वर्ल्ड कप खिला नहीं सकते, मुश्किल है, एक्सपीरियंस की कमी है। तो ये प्लेयर देखना बहुत ज़रूरी होगा कि 5 ही स्लॉट में और एज आ ओपनर अगर हम बाबर आजम को ना लें तो किसे लाएँ, किसको एज आ ओपनर खिलाया जाए। और चलें, सीरीज़ तो ख़त्म हो गई, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। 4-1 की सीरीज़ थी, न्यूजीलैंड 4 मैच जीती अपने पहले और पाकिस्तान सिर्फ 1 जीता आखिर में। तो इसी के साथ हमें प्यार दें बहुत सारा, हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुँचे। और हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।